हेलो दोस्तों, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि वेस्ट को मिनिमाइज करना विदाउट प्रोडक्टिविटी। अब ये कहाँ लिखा हुआ है सर? इसके सबसे पहली लाइन ही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लीन सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज मेथड फॉर वेस्ट मिनिमाइजेशन विदाउट सेक्रीफाइसिंग द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को सेक्रीफाइस नहीं करना है, बच्चे यही गलती करते हैं, लीन सिस्टम ले देते हैं वेस्ट सेक्रीफाइस। लेकिन क्यों करना है भाई? क्या हम जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं हम वेस्ट हो रहा है बहुत सारा, सब बेच दो तो प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे? तो विदाउट प्रोडक्टिविटी को सेक्रीफाइस करे हमें वेस्ट मिनिमाइज करना है। अब इसमें जो वेस्ट की बात करके ना, तो 7 वेस्ट की बात कर रखी है और जिस पे केस स्टडी पे आईसीएआई कभी कल क्वेश्चन पूछता है। तो पहले बात करते हैं इन्वेंट्री की। वेटिंग टाइम, मोशन, ट्रांसपोर्ट, रीवर्क, ओवर प्रोसेसिंग, इस 7 टाइप ऑफ वेस्ट की बात करता है। पहला इन्वेंट्री को रखना बेमतलब, वेटिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है, डिफेक्ट है, इंटरनल प्रोसेस ही आपका खराब है, ओवर प्रोडक्शन है, फिर मोशन है, गुड्स का मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन है, एंड ओवर प्रोसेसिंग, ज़्यादा ही प्रोसेस कर देना। अब इन 7 टाइप की वेस्ट से हमारा प्रोडक्टिविटी भी कम ना हो, तो इसने कई सारे मेथड बताए जिस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जस्ट इन टाइम आपने बहुत सुना होगा, काइजन कॉस्टिंग, 5S, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, 6 सिग्मा। एंड देन हम बात करेंगे कुछ इनोवेशन एंड बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की, जो कि आप सी इंटर में पढ़ के आ चुके हैं बीपीआर का, उसका प्रोसेस इनोवेशन टेक्निक एंड बीपीआर इंजीनियरिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो एक एक करके देखते हैं हम। तो पहले आता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का सिंपली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब प्रोड्यूस करो या प्रोक्योर करो मटेरियल जब हमें अब उस चीज़ की ज़रूरत हो। अब इसमें भी ना 2 टाइप के होते हैं, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, जब हमें ज़रूरत है प्रोडक्शन करने की जब प्रोड्यूस करेंगे, एंड दूसरा आता है जब हम परचेज़ करेंगे जब हमें ज़रूरत है उसका मटेरियल का। मटेरियल जब परचेज़ करेंगे जब हम इसकी ज़रूरत है, जब एक्वायर करेंगे, प्रोडक्शन जब करेंगे जब हमें एक्चुअल डिमांड आ गई है या प्रिडिक्टेबल है। एक्चुअल डिमांड, ये ध्यान रखिएगा, चल डिमांड के बेसिस पे, कोई प्रिडिक्शन के बेसिस पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया जिसके बारे में हम याद करते हुए चलेंगे। अगला हम बात करते हैं जस्ट इन टाइम, हो गया ख़त्म। इसके ऊपर केस स्टडी है तो ये सब आप लिख देना, ठीक है। अब कैनबन कार्ड, अब जैसे क्या होता है कि जब फर्स्ट इन्वॉल्व द कैनबन कार्ड, इस पर भी एक हमारे आरटीपी एमटीपी में भी क्वेश्चन आया था, तो समझिएगा। अभी क्या डाउन स्ट्रीम में काम करता है, जैसे अप स्ट्रीम वाला है, अप स्ट्रीम को पता चल गया कि भाई मेरे को इस मटेरियल की जरूरत है, तो कैनबन कार्ड क्या होगा कि आपने एक कार्ड बनाया, उसमें लिख दिया कि भाई 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 सुन सुन सुन, मुझे ये चीज़ की मटेरियल की ज़रूरत है। तो सिंपली वर्ड मतलब क्या हुआ इसका कि ये क्या करता है, कानबन कार्ड डाउन स्ट्रीम मशीन्स को बताता है कि इस हमें पार्ट्स की ज़रूरत है ऑथराइजिंग, ताकि कोई भी तरह का ना वेस्ट वहाँ पे इकट्ठा ना हो सके। एक पुल डाउन सिस्टम ये क्रिएट करता है, पुल सिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, मतलब ज़िंदगी बहुत आसान है। मतलब अब जिट सिस्टम के एम्स की हम कुछ बात कर लेते हैं। हमें क्या बात करते हैं हमने स्टार्टिंग में कि हमें प्रोडक्टिविटी के साथ खिलाफ नहीं करना, हमें अपना प्रॉफिट कम नहीं करना। तो यही चीज़ ये बोल रहा है, हर जो टेक्निक हम पढ़ेंगे वो सबका ये ही मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होगा, वर्डिंग अलग अलग हो सकती है कि कस्टमर डिमांड को फुलफिल करना ही करना है, और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करना है, इसका मतलब है क्वालिटी को भी नहीं गिराना है, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी नहीं गिराना है। प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एट द लोवेस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट, मतलब जो टोटल कॉस्ट है उसे पॉसिबल कॉस्ट में आप दीजिए। अब मेन फीचर की बात करें तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट तो रिड्यूस होती है, क्योंकि जब आपको जरूरत है जब भी आप परचेज करेंगे, लेबर आइडल टाइम गेट्स रिड्यूस, लेबर आइडल टाइम रिड्यूस हो जाएगा। जब जरूरत है जब आपने लेबर हायर कर लिया बाहर से। अब जो है अर्जेंसी क्रिएट करता है, मतलब कि जो आपके डिफेक्ट्स होने वाले होते हैं एज क्विकली एज पॉसिबल आप फुलफिल करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वेंडर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखना होता है, डिमांड को आपको फास्टली आपको अचीव कर पाते। अब प्री रिक्वेजाइट्स क्या होते हैं? जिट अप्लाई करने से पहले आपको देखना तो होगा ना भाई साहब, जिट अप्लाई करें तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। प्री रिक्वेजाइट्स क्या है, ध्यान रख लेना, इस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। लो वैरायटी ऑफ गुड्स, लो वैरायटी ऑफ गुड मतलब ये नहीं कि आप 100-150 क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हो, किसी का 5 का किसी का 10 का, नहीं, लो वैरायटी ऑफ गुड्स है तभी अप्लाई होगा। वेंडर पे ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है कि हमें वेंडर के साथ कनेक्शन अच्छे होंगे, कि वेंडर हमें भाई तू सामान टाइम ले दे दियो कि नहीं मिल रहा है टाइम, ऐसा नहीं चलेगा। गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, डिमांड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी को ध्यान रखना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ध्यान रखना स्टार्टिंग से ही कि क्वालिटी को कम नहीं करना है, डिफेक्ट फ्री मटेरियल बनाना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देना है, जिसके लिए हम टीपीएम की बात करें, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की, ठीक है। अब ये इंपैक्ट ऑफ जिट क्या, प्रोडक्ट प्राइस की, ओवरहेड कॉस्ट और वेस्ट कॉस्ट, इन तीनों चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है एक बार और। वेस्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस, ओवरहेड कॉस्ट, वेस्ट कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा ही बढ़ा थे, ओवरहेड कॉस्ट का एक्चुअली एलोकेट करना चाहिए कि हमने अभी एलोकेट नहीं कर पाया, कभी कुछ हो गया। वेस्ट कॉस्ट, वेस्ट हमेशा मिनिमाइज करना चाहिए, लीन सिस्टम का हमारा तो उद्देश्य ही यही है। वेस्ट मिनिमाइज नहीं होता तो फायदा क्या ज़िंदगी में, तो बेकार है, फिर तो बेकार है, फिर तो छोड़ो फिर। अब ये बैक फ्लशिंग यहाँ जिट,
सिस्टम, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझना। ये बोलता है कि हम कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे, नो डाटा एंट्री फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जब तक कि फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है ना वो बन के रेडी ना हो जाए। एक बार जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट एक बार जब रेडी हो गया तो हम देख लेंगे कि हमने इनपुट कितना डाला था, आउटपुट कितना मिला, उसके बीच में प्रोसेस में कितना सारा हमारा टाइम लगा, कितना कॉस्ट लगा, ओवरहेड लगा, ये सब को देख के हम एक बार ही में ही एंट्री कर देंगे बिल ऑफ मटेरियल की, सबका ईच प्रोड्यूस का, फिर हम एलोकेट करेंगे। इसको बोलते हैं बैक फ्लैशिंग इन अ जिट सिस्टम, और आजकल ये यूज़ भी बहुत अच्छे से हो रहा है। मतलब इंडस्ट्री डिमांड के बेसिस पे जिट सिस्टम में बना लेते, इतना डिमांड है, कैडबरी ने बना लिया, उसके बाद बताते कि इतना इतना कॉस्ट एलोकेट करना, तो ओवरहेड भी बहुत अच्छे से एलोकेट होते हैं सिस्टम में। बहुत बढ़िया। पता नहीं आई से प्रैक्टिकल में पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है तो बढ़िया है। ये सब है, ये सब केस स्टडी है, केस स्टडी कर लेना भाई, केस स्टडी आते हैं, ये सब क्वेश्चन है, ये सब भी कर लेना। और हाँ, क्वेश्चन ना करते हुए ना आपने देख रहे हो, जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो क्वेश्चन का आंसर तो लिखा ही लिखा है, ये सब है, उसके बाद ना कमेंट में देख रहे हो पूरा थ्योरी भी लिखा है। तो मतलब आजकल आपने देखा होगा केस स्टडी आ रहा है, तो केस स्टडी में अगर आपको प्रैक्टिकल भी दिख रहा है ना तो आपको उसको थ्योरी फॉर्मेट में लिखना है। क्या सर थ्योरी में लिखना है? हाँ, थोड़ा थोड़ा ना स्टार्टिंग में थ्योरी, एंड में कमेंट और सजेशंस लिखना है। अगर आपसे कोई एडवाइस लिख रहे हो तो 2 टाइप की एडवाइस लिख कर आना पेपर में, तो फाइनेंशियल बेसिस पे और नॉन फाइनेंशियल बेसिस पे भी लिख कर आना। अगर कोई वेस्ट मिनिमाइज कर रहे हो तो उसमें फाइनेंशियल ग्राउंड और नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड का भी ध्यान रखते हुए आपको लिख कर आना है, ठीक है। और ये थ्योरी फॉर्मेट याद रखना, थोड़ा बहुत थ्योरी लिखना, अदरवाइज ना दिक्कत हो सकती है। अब ना काइजन कॉस्टिंग, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करना, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी चीज़ों से बड़ा बड़ा बदलाव होता है, छोटी छोटी हैबिट से बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की जाती है। वैसे ही इसने बोला कि हम ना ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करते हैं। हम डायरेक्टली इसी पे आ जाते हैं, जो प्रिंसिपल्स है इसके, इसी से ही हमारा डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये बोलता है सिंपली कि हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर सभी के सभी एम्प्लॉयज़, हर लेवल के एम्प्लॉयज़, सभी जहाँ के इन्वॉल्व एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना है, ताकि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट कर सके, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट कर सकते, हम प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग सिस्टम, एलिमिनेट वेस्ट, इन सबको हटा सके, एलिमिनेट कर सके वेस्ट को, इम्प्रूव कर सके सिस्टम को, इम्प्रूव कर सके प्रोडक्टिविटी को। तो क्या काइजन कॉस्टिंग सिंपली बोलता है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना है, इन्वॉल्व करना है सभी एम्प्लॉय को फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम एंड प्रोसेस, ताकि हम इम्प्रूव कर सके अपना सिस्टम, प्रोसेस, इन सबको इम्प्रूव कर सके और एलिमिनेट कर दे वेस्ट को। एक स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन रखना है। मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, क्वालिटी रिड्यूस नहीं होनी है, प्रोडक्टिविटी को ख़त्म नहीं करना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओवर शेयर होल्डर्स टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। स्टार्टिंग में ये बात भूल मत जाना पेपर में कि प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती है, उसको बढ़ाना है। और हर जगह आप यही चीज़ देखोगे कि इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं, वेस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। चैप्टर का नाम ही लीन सिस्टम है, ठीक है। आ जाओ, ये थ्योरी है। अब 5S, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे जापान में ही बनते हैं और ये भी वहीं से बन के आया। 5S, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, जैसा नाम बता रहा है वैसे ही इसका मतलब है। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। शॉर्ट मतलब कि चीज़ों को सही से रखना, सेट इन ऑर्डर एक के ऊपर एक सही से लिखना, मतलब चाबी के बाद ताला रखा हुआ है, ऐसा नहीं। सेट इन ऑर्डर, सभी चाबी एक जगह रखी है, एम्प्लॉय आ रहे हैं, जब ज़रूरत है तो उसको की दिया, वहाँ पे जाके उसने ताला खोल दिया। शाइन, साफ़ सफाई रखना है, ठीक है। शॉर्ट, चीज़ों को शॉर्टली अपना मैनेज करके रखो, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं, कि मतलब कि यहाँ पे हमें प्रिंटर का पेज निकालना है और आप बाहर जा रहे हो रिसेप्शन पे, बहुत दूर 1 किलोमीटर दूर, वहाँ से पेज लेकर आ रहे हो, ऐसा नहीं। शॉर्ट, टाइम को एलिमिनेट करना है, वेस्ट मिनिमाइज़ करना है। सेट इन ऑर्डर, आपकी जो भी सारी फाइलें हैं वो सारा एक जगह रखनी चाहिए, मतलब ऑडिट की फाइलें ऑडिट की जगह पे सेट इन ऑर्डर। शाइन, साफ़ सफाई रखो, ये नहीं कि 7 साल तक आप ऑडिट की फाइल मेंटेन कर रहे हो, उस पर कूड़ा जम गया, मतलब रखे रखे कागज़ ख़त्म, टाटा बाय बाय अलविदा हो गए ना। स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, स्टैंडर्डाइज बना के रखना है, सस्टेन बना के रखना है। अब चला इसकी डेफिनेशन एक बात है कि स्टैंडर्डाइज बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बेसिकली इसमें बात करी है। सस्टेन मतलब नॉट हार्मफुल टू एनीवन, मतलब डिसिप्लिन एक तरह का मेंटेन करके रखना चाहिए। केमिकल इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे चलते हैं हम, ये सब थ्योरी है, ये सब तुम्हारा केस स्टडी है भाई। केस स्टडी पेपर देख लेना कैसे कैसे तुम्हें एक दे देगा कंपनी के बारे में, तो बता देगा 5S इंप्लीमेंट करो, तुम्हें बताना होगा कि शॉर्ट एक जगह पे सारा सामान सही से संभाल के रखना है, सेट इन ऑर्डर, एक के बाद एक चीज़ें रखी हुई है, वो सब चीज़ें का याद रखेंगे। फिर टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, मतलब कि क्या है कि हमें ना जो सिस्टम है पहले से ही मेंटेनेंस करा के रखनी चाहिए। ये नहीं कि जब ज़रूरत है, जब डिफेक्ट हो, अच्छा डिफेक्ट हो गया चलो आज रिपेयर करा लेंगे, अच्छा अरे अभी डिफेक्ट नहीं हुआ, अभी हिल ही तो रहा है मशीन, अभी बिल्डिंग हिल रही है सर, अभी बिल्डिंग गिरी नहीं है। जब तक बिल्डिंग गिरेगी नहीं, 10 मंजिल से लेकर 10वीं मंजिल पहली मंजिल पर नहीं आएगी, जब तक हम रिपेयर नहीं कराएंगे।
ऐसा नहीं, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, हमें मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुना होगा, ऑटोमेटिक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ताकि डिफेक्ट हो ना पाए। ठीक है, डिफेक्ट को मिनिमाइज़ करना, ज़ीरो ब्रेकडाउन, ज़ीरो एक्सीडेंट, इन सब का गोल होता है टीपीएम का। ठीक है, अब इसके बाद 5S ये सब है, ये सब कर लेना अगर करने का मन हो तो। हाँ, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, अब ना ये क्या है, जैसे हमने टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को पढ़ा तो उसमें जो मेजरमेंट है वो OEE के द्वारा ही होता है। अब ये ना ध्यान रखना कि जब ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा ना OEE का, जैसे अब इसमें ना रेशो आपसे पूछी हुई है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, आपने सुना होगा अवेलेबिलिटी 90% ज़्यादा, परफॉर्मेंस 95% ज़्यादा, क्वालिटी 99% ज़्यादा, और OEE का स्टैंडर्ड 85% है। लेकिन इसमें 2-3 लाइन का थ्योरी भी लिख कर आ जाना ताकि आपको मार्क्स मिले। आपको पता है केस स्टडी आ रही है, थ्योरी आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ भूल मत जाना, थ्योरी लिख कर आना है तो लिख कर आना है, थोड़ा बहुत 2-3 लाइन का लिख कर आना है। ठीक है, अगर हम ICI के आंसर की बात करें तो ये रहा, कमेंट थोड़ा बहुत लिख दिया, मांगेगा तब भी लिख देना, अवेलेबिलिटी रेशो, क्वालिटी रेशो नहीं मांगा है तब भी लिख देना, मांग रहा है ICI केस स्टडी पूछ रहा है, आई डोंट नो वाई थ्योरी में पूछ रहा है तो आपको लिख कर आना है अवेलेबिलिटी रेशो, इतना हमारा प्लांट प्रोडक्शन टाइम था, इतना हमने ऑपरेटिंग में उसमें खर्च करा, परफॉर्मेंस इतना हमारे पास टाइम आया, ऑपरेटिंग टाइम हमारे पास इतना था, तो आइडल साइकिल टाइम कितना था उसको हटा के, वो सब हटा के टोटल काउंट करके उसको परफॉर्मेंस रेशो निकाल देना, क्वालिटी टोटल काउंट कितना था, गुड काउंट इतना था। ठीक है, सिंपली। अब ये हाँ, कनेक्शन बिटवीन TQM एंड TPM, इस पर केस स्टडी बहुत है, मतलब तुम्हें स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, इस पर ही मिल जाएगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है कि हमें हर जगह का क्वालिटी बनाए रखना है। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की मतलब जो प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसका प्रोडक्टिव बनाते रखना है। ठीक है, अब ये सारे के सारे ऑल फेसेस में आते हैं, क्योंकि आपको जो क्वालिटी मेंटेन करी हर जगह मेंटेन करनी होगी। ऐसा थोड़ी ना कि आपने यहाँ मेंटेन कर लिया बाकी जगह नहीं, हर जगह इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, दोनों का काम क्या है, रिड्यूसिंग कॉस्ट, वेस्ट को मिनिमाइज करना, जो कि चैप्टर का ही नाम है। कुछ ना है तो चैप्टर का नाम लिख दो, वेस्ट मिनिमाइजेशन, बस लिख कर आना है बस। बहुत प्रोसेस का नीड होता है, फंडामेंटल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, पार्टिसिपेट करना सभी एम्प्लॉय का। ठीक है, लॉन्ग टाइम टू नोटिस, सस्टेनेबल, टेंजिबल एसेट, कमिटमेंट फ्रॉम टॉप टू मैनेजमेंट, ऊपर से लेकर नीचे तक की मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए। स्वाहा, पढ़ लेना एक बार, केस स्टडी जरूर देख लेना। क्लस्टरिंग मेथड, ये तो है, ये यू टाइप का एक्चुअली चैनल होता है, मतलब कि एक सिंपली ना वेस्ट मिनिमाइज करने के लिए क्या बनाया कि एक यू टाइप का बेसिकली बना दिया कि ये नहीं कि एक मशीन यहाँ पे लगी दूसरी मशीन बहुत दूर लगी है, नहीं, ये M1 से गया तो M2 में चला गया, M2 के बाद M3 में चला गया, M4 में चला गया, तो छोटे छोटे देख लो क्लस्टर बना रखे हैं सीधा, मतलब यहाँ से M1 से निकलते के साथ ही M2 प्रोसेस में चला गया, M2 से निकलती है M3 में और M4 में चला गया। मतलब वेस्ट मिनिमाइजेशन इसमें करा है, किसका, मैक्सिमम टाइम का वेस्ट मिनिमाइजेशन हुआ इसमें। जो ट्रांसपोर्ट जो हमने देखा था ना 7 वेस्टेज, उसमें ट्रांसपोर्टर्स का मेन वेस्टेज इसमें से मिनिमाइज होता है। ये सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग एक सेल बना दिया है पूरा गोल ट्रिप में, यू टाइप का बना दिया है और उसमें छोटे छोटे सेल्स बना दिए है, उसको बोलते हैं सेलुलर प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। 6 सिग्मा सिंपली वर्ड में है कि गलती होने ही ना दे, गलती होने ना दे, ज़ीरो डिफेक्ट प्रोसेस है ये ध्यान रखना, ज़ीरो डिफेक्ट है। मतलब क्या, कस्टमर को तो सेटिस्फाई करना ही करना है, और एक नॉच क्वालिटी जो मैं बता रहा हूँ वेस्ट मिनिमाइज करके, नॉच क्वालिटी का बहुत बढ़िया क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट बना के देना कि वेस्ट हो ही नहीं पाए। 34 वेस्टेज, 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख में से 3.4 डिफेक्ट ही मिले, मतलब क्या हुआ, 99.99966% आपके मटेरियल डिफो, आपका फिनिश प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री हो, मतलब डिटोल से भी ज़्यादा अच्छा हो। डिटोल जितने कीटाणु मिटा रहा है उससे ज़्यादा आपको डिफेक्ट प्रोडक्ट हटाने हैं। ठीक है, अब इसमें 6 सिग्मा में 2 होते हैं, एक तो होता है एग्जिस्टिंग के लिए और एक होता है न्यू प्रोडक्ट के लिए। तो DMAIC। अब एक है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए, अगर हम 6 सिग्मा लगा रहे हैं तो ये लगाना होगा, डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इंप्रूव, कंट्रोल। डिफाइन में पहले प्रॉब्लम बताएंगे, बस प्रॉब्लम बताएंगे, मेजर नहीं करेंगे कि हद तक प्रॉब्लम है, मतलब समझ लो, डिफाइन करेंगे कि सर लीकेज हो रही है। अब जो लीकेज जो टैंक में हो रही है, जैसे हम बात करें बिस्लरी बोतल की, तो उसके जो टैंक होते हैं कई सारे जिसमें वो प्योरीफाई करता है, तो सर लीकेज हो रही है, उसने डिफाइन करा, बस डिफाइन करा सर। उसने बोला कितनी गहराई में लीकेज है, वहाँ पे स्केल डाल के देखो, फुट्टा डाल के देखो, उसने नापा अंदर डाल के, उसने बताया कि भाई मेजर इतना इंच में हमारा वहाँ पर लीकेज हो रहा है, एनालाइज करो। उसके बाद देखो डिटरमाइन करो रूट कॉज ऑफ फैक्ट क्या है, भाई वहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं, वहाँ पे ना कीटाणु जमे हुए, वहाँ पे सांप नेवला सब घुसा पड़ा है वहाँ पे उस जगह, एनालाइज कर लिया। अब इंप्रूव करो, वहाँ पे सफाई करो, उसको टैंक को रिप्लेस करो, उसको हटाओ, उसको फिनिश करो, इंप्रूव हुआ। अब उसके में हमने फिनिश करने के बाद पानी डाल के उसको कंट्रोल करो एक्टिविटी को।
डिफाइन मेजर एनालिसिस इंप्रूव कंट्रोल, डिफाइन मेजर एनालिसिस इंप्रूव और कंट्रोल। अब सर इसमें सिक्स सिग्मा कैसे होगा? सर वेस्ट बिल्कुल मिनिमाइज हो गया और नॉच क्वालिटी हो, क्योंकि जो बेकार आपको पानी जा रहा था आगे मिल रहा था, आपने बिल्कुल क्वालिटी 100% कर दिया। सर 100% कैसे हो गया? सर वहाँ पे हल्का हल्का लीकेज था, लेकिन उससे हल्का हल्का धुल जा रहा था। अब आपने बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दिया, बिल्कुल फिनिश कर दिया। टैंक में बिल्कुल एक छेद नहीं है, जिसकी वजह से वो पानी बाहर भी नहीं जा पा रहा, वेस्ट हो ही नहीं पा रहा है। और जो ऊपर का कवर था, आपने कवर भी बिछा दिया, अब बिल्कुल धूल मिट्टी पसीना कुछ नहीं जा सकता। मतलब आप ये सोच के देखो कि बिस्लेरी प्योरीफाई भी कर रहा है, आपको प्योरीफाई पानी के साथ साथ एम्प्लॉय का पसीना भी पीने को मिल रहा है, उनकी मेहनत का पसीना भी आप पी रहे हो। अच्छा लगेगा? नहीं ना? तो ऊपर से कवर कर दिया है, 100% के अप्रॉक्स आपको प्योर वाटर मिल रहा है बिस्लेरी के द्वारा। तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस का हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं न्यू प्रोजेक्ट की भी। DMADV है कहाँ हो मेरे भाई? ये रहा, डिफाइन मेजर एनालाइज डिज़ाइन एंड वेरीफाई। इसमें दो स्टेप चेंज होता है, डिज़ाइन एंड वेरीफाई। सर डिज़ाइन क्यों भाई? इसको बनाओगे भी तो पहले तो डिफ़ाइन तो कर लो, प्रोजेक्ट गोल क्या है। आपने बोला कि एरोप्लेन बनाना, तो डिफ़ाइन कर लिया, मेजर कर लो। सर इंडिया में डिमांड इतनी है, वो कस्टमर होने चाहिए, यहाँ से चढ़ के जाएंगे, जीना लगाएंगे, यहाँ से उतर के जाएंगे, ताकि नॉच क्वालिटी का मिल सके, बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट ना हो। एनालाइज कर लो, उसके बाद डिज़ाइन बना लो, पूरा बना लो, और उसके बाद अगर रन टेस्ट करेंगे तो उसमें वेरीफाई कर लो। दोनों में डिफरेंस है, कर लेना बड़े रेस्पेक्ट। प्रोसेस इनोवेशन, भाई प्रोसेस को इनोवेट करते रहो धीरे, टाइम टू टाइम। ये BPR से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग बोलता है ड्रामेटिकली इंप्रूवमेंट, मतलब बिल्कुल चेंज ही कर दो, बहुत बहुत ड्रामेटिकली इंप्रूव करना है। यहाँ प्रोसेस इनोवेटिव, धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़े तो हमें भी अडॉप्ट होते जाना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी कर देना चाहिए, प्रोसेस को इनोवेट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यही बात करा प्रोडक्शन, डिलीवरी, सपोर्ट सर्विस। और हमें तो देखना वेस्ट मिनिमाइजेशन होगा ही होगा, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो डिलीवरी टाइम कम लगेगा, इन्वॉल्व टूल, टेक्निक, सॉफ्टवेयर, ये सब प्रोडक्शन हम इंप्रूव करेंगे। तो ये लिख देना एक लाइन का, ठीक है। हाँ, ये आ गया ना बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग। जो मैंने आता था फंडामेंटली रीथिंकिंग, मतलब बिल्कुल बेस लेवल पे सोच के आपको रीथिंकिंग करना होगा। पहले हर कोई क्या करता था, क्लास जो लेता था, बच्चों को बुलाता था, बच्चे इकट्ठे होते थे एक हॉल में, फिर क्लास लेते थे। फंडामेंटली रीथिंक करा तो पता चला कि अब तो जियो आ गया, सबको ऑनलाइन क्लास लेने अपना अंदर घर में बैठ के। तो फंडामेंटली रीथिंकिंग करा, बिल्कुल ही रेडिकली रीचेंज कर दिया, रीडिज़ाइन कर दिया, पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया। पहले फेस टू फेस से बिल्कुल ही वर्चुअल आ गया, अब हर कोई वर्चुअल ही पढ़ा रहा है। रेडिकली रीडिज़ाइन बिल्कुल ही अलग कर दिया, देख लो। कोचिंग हुई है, धंधा बंद नहीं करा, बिजनेस बंद नहीं करा, रेडिकली रीडिज़ाइन करते हैं, बिल्कुल ही चेंज करते हैं। बिजनेस वही है, तरीका अलग है। बिजनेस वही है, तरीका अलग है। फंडामेंटली रीथिंकिंग, रेडिकली रीडिज़ाइन, ड्रामेटिकली इंप्रूवमेंट। देखा, बिल्कुल ड्रामेटिकली इंप्रूवमेंट है ना। कहाँ फिजिकल था, कहाँ वर्चुअल, कोई कनेक्शन नहीं है। एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस, एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस हो गया। देखा कितना बढ़िया इन्होंने इनोवेट करा है बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, और बाकी शायद आपका चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।